जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए गृह विज्ञान विषय का पेपर। ये मॉडल पेपर है और ये वायरल मॉडल पेपर है। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा में ये वायरल मॉडल पेपर जरूर पूछा जाएगा, यानी यहाँ से प्रश्न आना बिल्कुल 100% तय है। तो आप भी जानना चाहते हैं कि 2026 में पेपर कैसा आएगा, गृह विज्ञान विषय का किस तरह के प्रश्न आएंगे, तो आप इस वायरल मॉडल पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन से संबंधित इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि 70 में 70 का स्कोर भी आप कर लोगे यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम रोल नंबर लिख देंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। 823 बीडी कोड का ये वायरल मॉडल पेपर है। बोर्ड परीक्षा में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और नोट के अंतर्गत ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और निर्देश ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है, प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। पेपर के 2 खंड रहेंगे, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना होगा। 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस तरह से कुल 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करिएगा। OMR उत्तर पत्रक पर एक बार आपने जो भी उत्तर भर दिया उसको काटना नहीं है, ना ही इरेजर से साफ करना है और ना ही उसमें व्हाइटनर का प्रयोग करना है। कुछ नहीं करना, बिल्कुल उसको ऐसे ही छोड़ देना है। मान लीजिए यहाँ पर A, B, C और D ये ऑप्शन है, A, B, C और D। पहला प्रश्न है। अब इस प्रश्न में ऑप्शन D सही है। आपने C वाला गोला इस तरह से भर दिया। अब ना तो इसको काटना है, ना ही इरेजर लगाना है और ना ही व्हाइटनर लगाना है। कुछ नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। जो आपने गोला भर दिया सो भर दिया। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और इस मॉडल पेपर में जो भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर आप देखेंगे। वर्णनात्मक प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही लिखिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस प्रश्न के पीछे अपना समय नष्ट नहीं करेंगे आप लोग। विशेष ध्यान देना इस चीज का भी। चलिए खंड आके इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लो। आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में होनी है और 70 में 70 का टारगेट आप लेकर चलो। कई वायरल मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जहां से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं 2026 बोर्ड परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर OMR शीट में गोले को काला करें। चलिए पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जल से फैलने वाला या वाले रोग हैं। दूषित जल के द्वारा यदि हम दूषित जल का सेवन करते हैं तो क्या, यहाँ पर पहला ऑप्शन है पेचिस, दूसरा ऑप्शन है अतिसार, तीसरा विकल्प है हैजा, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो यदि हम दूषित जल का सेवन करते हैं तो पेचिस, अतिसार और हैजा ये सभी रोग हो सकते हैं, होते भी हैं। डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, क्षय रोग में रोगी को इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, यानी युक्त भोजन दिया जाता है। किससे युक्त भोजन दिया जाता है क्षय रोग में? क्षय रोग को तपेदिक भी कहते हैं और
इसे टीबी भी कहते हैं। आप लोग ध्यान देना, कंफ्यूज मत होइएगा। तपेदिक क्षय रोग या टीबी रोग में व्यक्ति को किस तरह से युक्त भोजन को दिया जाना चाहिए। यदि किसी को क्षय रोग है तो उस व्यक्ति को किस तरह से युक्त, यानी उसे किस तरह से युक्त भोजन को दिया जाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट वसा से संबंधित या प्रोटीन से संबंधित, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित या खनिज लवण से संबंधित। तो आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या H2O है? थोड़ा मिसप्रिंट है, मैं क्लियर कर दूंगा। क्या H2O2 है या फिर मेरे प्यारे बच्चों HO है या O2 है? तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? सबसे ज़्यादा और हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न यही है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों? H2O है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, डेंगू फैलता है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है मच्छर से, दूसरा है घरेलू मक्खी से, तीसरा है तिलचट्टा से, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो डेंगू रोग फैलता है मच्छर के काटने से। ऑप्शन ए सही होगा। किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? अगला प्रश्न। और ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेंगे 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि 100% यही प्रश्न पूछे जाने हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? यकृत में, फेफड़े में, वृक्क में या फिर हृदय में? तो राइट आंसर क्या होगा? फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण होता है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? क्या 20 होती है या 22 होती है या 24 होती है या 28 होती है? तो मानव शरीर में 24 पसलियां होती हैं। सी वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए है विटामिन ए, विटामिन बी ऑप्शन बी है, विटामिन सी ऑप्शन, विटामिन डी ऑप्शन सी है, विटामिन सी ऑप्शन डी क्या है? विटामिन सी। तो राइट आंसर क्या होगा? आंखों की सुरक्षा के लिए विटामिन ए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। वसा में घुलनशील विटामिन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर विकल्प हैं। पहला विटामिन बी, दूसरा है विटामिन ए, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। अगला है, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत क्या है? तो यहाँ पर पहला विकल्प है नमक, दूसरा है गुड़, तीसरा है नींबू और चौथा है हल्दी। तो सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत क्या है? राइट आंसर होगा नमक। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या मलेरिया रोग हो जाता है या ज्वर हो जाता है यानी बुखार, या बेरी रोग होता है या रिकेट्स होता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा रोग भी कहा जाता है इस रिकेट्स को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर पहला है विकल्प 5 जनवरी, दूसरा है 5 मार्च, तीसरा है 5 जून, चौथा है 5 जुलाई। तो राइट आंसर क्या होगा? विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो यहाँ पर विकल्प हैं। पहला बेरी, दूसरा है रतौंधी, तीसरा है एनीमिया और डी ऑप्शन है स्कर्वी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लौह तत्व की कमी से मेरे प्यारे बच्चों एनीमिया रोग हो जाता है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देती है? तो विकल्प इस प्रकार से हैं। ए ऑप्शन है 6 कैलोरी, ऑप्शन बी है 8 कैलोरी, ऑप्शन सी है 9 कैलोरी और ऑप्शन डी है 4 कैलोरी। तो 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी देती है। यहाँ पर राइट आंसर सी वाला ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन बी को कहते हैं। तो विटामिन बी को क्या कहते हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है थायमीन, दूसरा है राइबोफ्लेविन, तीसरा विकल्प है नियासिन और चौथा है फॉलिक एसिड। तो विटामिन
बी को क्या कहते हैं, यानी विटामिन B2 को क्या कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, क्लियर कर दूं मैं। विटामिन B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लोविन भी कहते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला है विकल्प लौह तत्व, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है सोडियम। तो हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों कैल्शियम। सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? इनमें से कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? राइट आंसर क्या होगा? पहला है विकल्प दालें, दूसरा विकल्प है चीनी, तीसरा विकल्प है दूध और चौथा विकल्प है संतरा। तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, चीनी है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, यानी 1 मिनट में नाड़ी कितनी बार चलती है? क्या 72 से 80 बार, या 80 से 90 बार, 90 से 100 बार, या 100 से 120 बार? तो राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, 72 से 80 बार। अगला प्रश्न है, अतिसार में रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? क्या तरल भोजन देना चाहिए, तला भोजन, या गरिष्ठ भोजन, या रेशेदार भोजन? तो अतिसार में रोगी को तरल भोजन देना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, शरीर का तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? थर्मामीटर का, आप सभी जानते हैं। और डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि क्या कहलाती है? यहाँ पर राइट आंसर होगा बेकिंग कहलाती है। इसके बाद आप देखेंगे खंड बा, जिसमें निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह का जो प्रश्न आएगा 2 नंबर का आएगा और 2026 बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न छपेंगे, ये 100% की गारंटी है। चलिए एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। चलिए पहला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 21 है, चेक कितने प्रकार के होते हैं, उनकी उपयोगिता लिखिए। चेक कितने प्रकार के होते हैं, उनकी उपयोगिता लिखिए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को? प्रश्नोत्तर संख्या 21, यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग। वाहक चेक, चेक के प्रकार क्या है? वाहक चेक, आदेशक चेक, रेखांकित चेक, गिफ्ट चेक एवं यात्री चेक आदि, इतने प्रकार के चेक होते हैं। चेक से लाभ यह है कि खाता धारक को बैंक नहीं जाना पड़ता। किसी परिचित व्यक्ति को चेक देकर बैंक से रुपया प्राप्त किया जा सकता है। आपका यदि बैंक में खाता है, आप चेक पर रुपया भर दें और किसी भी परिचित व्यक्ति को, अपने घर के किसी भी सदस्य को वो चेक दे दें और वो बैंक से पैसा निकाल कर ले आएंगे। ऐसा जो है, ऐसी सुविधा है चेक में। चलिए अगला प्रश्न है, अस्थि भंग तथा मोच में क्या अंतर है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अस्थि भंग यानी हड्डी की टूट और मोच में क्या अंतर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 22 का उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को? हड्डी की टूट एवं मोच में अंतर। तो हड्डी में दरार पड़ने अथवा टूट जाने को हड्डी की टूट कहते हैं, जबकि अस्थि संधि को बांधे रखने वाले बंधन सूत्रों अर्थात स्नायुओं में खिंचाव अथवा टूट जाने को मोच कहते हैं। दूसरा अंतर है, हड्डी की टूट हड्डी में होती है, जबकि मोच अस्थियों की संधि पर, विशेषकर पूर्ण चल संधियों पर होती है। तीसरा अंतर है, यह हड्डी पर दबाव पड़ने अथवा चोट लगने के कारण होती है, जबकि मोच संधि पर खिंचाव पड़ने, ऊंचा नीचा होने के कारण होती है। चौथा अंतर है, जिस स्थान पर हड्डी टूटती है वह अंग लटक जाता है और टूट के स्थान पर चरमराहट होती है, जबकि मोच में ना तो अंग लटकता है और ना ही संधि पर चरमराहट ही होती है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर प्रश्न संख्या 23, पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसका उत्तर कैसे लिखना है? प्रश्नोत्तर संख्या 23 का उत्तर यहाँ पर आप लोग देखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण के कारण अंधाधुंध विकास, तेजाबी वर्षा,
प्रकृति से छेड़छाड़, वायुमंडल में रासायनिक तत्वों की उपस्थिति, ये सभी कारण हैं पर्यावरण को प्रदूषित करने के। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है प्रश्न संख्या 24, भोजन विषाक्तता के कारण लिखिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कैसे लिखना है आप सभी को। प्रश्नोत्तर संख्या 24 का उत्तर आप लोग यहाँ पर समझेंगे। भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव क्या करते हैं, विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण भोजन विषाक्त हो जाता है। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला जो प्रश्न है जो कि इस प्रकार से है, तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चों, तापक्रम चार्ट क्यों बनाया जाता है, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या 25 का उत्तर आप देखेंगे। यहाँ पर तापक्रम चार्ट बनाने से यह लाभ होता है कि चिकित्सक उसको देखकर आसानी से रोगी के स्वास्थ्य में परिवर्तन व रोगी की दशा आदि का उचित ज्ञान प्राप्त कर सकता है और तदनुसार दवा आदि में परिवर्तन भी कर सकता है। इसलिए तापक्रम चार्ट बनाना लाभदायक होता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर, एक आदर्श रसोई घर क्या है, तो इसका उत्तर बिल्कुल बेसिक सा है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें। आदर्श रसोई उसे कहते हैं जहाँ पाक संबंधी समस्त सुविधाएं सुलभ होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न और अगले प्रश्न का उत्तर। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न अगला जो आएगा प्रश्न संख्या 27 होगा और यहाँ पर निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 27 से 31 लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों में लिखना होगा और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। चलिए प्रश्न संख्या 27 जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका जो है उत्तर मैं आपको बताऊंगा। चलिए प्रश्न क्या है, वृक्षारोपण के 4 लाभ लिखिए। प्रश्न है वृक्षारोपण के 4 लाभ लिखिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 27 का उत्तर कैसे लिखा जाएगा। वृक्षारोपण से निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है, वृक्षों से हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो मकान बनाने एवं फर्नीचर के काम में आती हैं। दूसरा लाभ है, वन पर्यावरण को नियंत्रित रखते हैं। तीसरा लाभ है, वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो मानव के लिए अनिवार्य है। चौथा लाभ है, वनों के होने से मृदा अपरदन नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, भोजन पकाने के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 28। भोजन पकाने के उद्देश्य निम्न हैं। पहला है सुपाच्य भोजन। भोजन को पकाने से उसके जटिल अवयव श्वेतसार मांसपेशियों के तंतु आदि टूटकर एक सीमा तक तरल अवयवों में परिवर्तित हो जाते हैं। भोजन नरम हुआ चबाने योग्य तथा सुपाच्य हो जाता है। दूसरा उद्देश्य क्या है, आकर्षक बनाना। खाद्य सामग्री को पकाने का एक उद्देश्य उसे आकर्षक बनाना भी होता है। पकने पर आहार का स्वाद अच्छा हो जाता है, उसका रूप आकर्षक हो जाता है तथा उसमें एक प्रकार की मन को भाने वाली सुगंध उत्पन्न हो जाती है। तो ये 2 उद्देश्य हैं भोजन पकाने के। चलिए अगला प्रश्न है, घर में सिलाई करने के क्या लाभ हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। इसका उत्तर बिल्कुल बेसिक सा है। प्रश्नोत्तर संख्या 29 का उत्तर आप यहाँ पर समझेंगे। घर पर सिलाई की उपयोगिता या घर पर सिलाई के लाभ। पहला लाभ है उचित नाप के अनुसार सिलाई। यदि वस्त्र घर पर सिले जाएं तो वस्त्र उचित नाप के अनुसार सुगमता से तैयार हो सकते हैं। कारण स्पष्ट है कि घर पर नाप बार बार लेना संभव होता है, जबकि दर्जी के लिए ऐसा करना कठिन है। दूसरा लाभ है समय पर सिलाई।
वस्त्रों को आवश्यकता अनुसार समय पर घर में सिला जा सकता है, जबकि दर्जी कई बार समय पर वस्त्र सिलकर नहीं देते हैं। उनके यहाँ बार बार जाने से परेशानी अनुभव होती है। तीसरा लाभ है टिकाऊ सिलाई। गृहिणी घर पर वस्त्रों की दोहरी सिलाई करके सिलाई को टिकाऊ बना सकती है। दर्जी प्रायः ऐसा करने में संकोच करते हैं क्योंकि वह दोहरी सिलाई बहुत ही कम करते हैं। चौथा लाभ है धन की बचत। घर पर सिलाई करने से दर्जी को दिया जाने वाला धन भी बच जाता है, यानी पैसा बच जाता है जो दर्जी को दिया जाता है, जिसे अन्य आवश्यक कार्यों में व्यय किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिलाई करने से पूर्व ठीक से नाप लेना भी आवश्यक है ताकि सिलाई के बाद कपड़ों की फिटिंग सही हो। छोटा बड़ा होने पर वस्त्र बेकार हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, घर पर सिलाई से इतने लाभ हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निर्जलीकरण से क्या तात्पर्य है। ये हर बार बोर्ड परीक्षा में आता है और 2026 में तो बिल्कुल 100% तय है, ये जरूर प्रश्न आएगा। निर्जलीकरण से क्या लाभ है या निर्जलीकरण से क्या तात्पर्य है। चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को। प्रश्नोत्तर संख्या 30। उल्टी एवं दस्त की स्थिति में शरीर से अधिक मात्रा में जल निकल जाता है, यानी पानी निकल जाता है। इस स्थिति को निर्जलीकरण कहते हैं। जब अधिक उल्टी हो जाए या दस्त हो जाए तो इस कारण शरीर का पानी निकल जाता है और इसे ही कहते हैं निर्जलीकरण, यानी पानी की कमी हो जाना, शरीर में पानी की कमी हो जाना ही निर्जलीकरण है। यह स्थिति अपने आप में घातक हो सकती है, अतः इससे बचाव के उपाय तुरंत करने चाहिए। रोगी को उबले हुए पानी को ठंडा करके उसमें नमक, चीनी, चुटकी भर खाने का सोडा तथा नींबू का रस मिलाकर पीने को देना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, कह रहा है ओजोन परत का क्या महत्व है। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 31 का उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को। मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने का काम करती हैं। ओजोन परत के बिना जीवन संकट में पड़ सकता है क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें यदि सीधे धरती पर पहुंच जाएं तो ये मनुष्य, पेड़ पौधों और जानवरों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती हैं। ऐसे में ओजोन परत का संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा प्रश्न संख्या 31 का भी उत्तर। चलिए अब आप देखेंगे किस तरह के प्रश्न आगे पूछे जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे इसके बाद। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनका उत्तर आपको देना होगा कितने शब्दों में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इनका उत्तर आपको अधिकतम कितने शब्दों में लिखना होगा, 100 शब्दों में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 100 शब्दों में लिखना होगा। और प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए होंगे और प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है, यानी अथवा दिया है लेकिन एक ही प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि सिलाई किट किसे कहते हैं, उसमें रखने वाले सामान की सूची बनाइए और प्रत्येक का उपयोग लिखिए। यदि आप प्रश्न संख्या 32 का उत्तर नहीं लिखना चाहते तो आप अथवा वाले प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। 32 का अथवा है, 18 वर्ष के लड़के के पायजामे की ड्राफ्टिंग कीजिए। प्रश्न संख्या 33 है, श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन से हैं, चित्र द्वारा व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का, यहाँ पर आप लोग ये भी जानकारी प्राप्त कर लो। अगला है अथवा में, 33 का अथवा है, जल का संगठन क्या है, जल को शुद्ध करने के उपाय बताइए। और प्रश्न संख्या 34 है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, किसी एक संक्रामक रोग के कारण, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह का पेपर आना है आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में। मैंने पूरे पेपर को सॉल्व करा दिया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आप तैयार कर लेना, उत्तर सहित देख लीजिएगा अपनी नोट्स में।
और इसी तरह के कई वायरल मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 से पहले। इसलिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल के साथ बने रहना है। इसी तरह से आप अपनी नोट्स भी तैयार कर पाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार हो जाएगी आप सभी की। तो आप लोग शेयर कर दें इस वीडियो को, चैनल पर बने रहें। जय हिंद।